हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से पहले आप लोग जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज रोटेशनल मोशन में होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इत्मीनान हो लेना होगा कि पीछे पढ़े गए मैक्सिमम चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे स्टूडेंट जो रोटेशनल मोशन से पहले के क्लास में सेंटर ऑफ मास का क्लास हो, कॉलिजन का क्लास हो, वर्क एनर्जी पावर का क्लास हो, चाहे फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्लास हो, चाहे फिर फ्रिक्शन का क्लास हो, इन सारे चैप्टर में अगर आप अब्सेंट रहे होंगे, रेगुलर नहीं रहे होंगे, बेसिक बातों की जानकारी नहीं है, तो रोटेशनल मोशन में आपको बिल्कुल दिक्कत होगा। और जो स्टूडेंट बेसिक बात मैं क्या कर रहा हूं, पीछे के चैप्टर का बेसिक बात भी अगर आपको पता है तो रोटेशनल मोशन में कोई दिक्कत नहीं। रोटेशनल मोशन का दो पार्ट हम लोग सोचते हैं। पार्ट 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, और पार्ट सेकेंड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए जैसा कि हमने लिखा है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स का इशारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से होता है, सर्कुलर मोशन, ये सब जितने भी पढ़े हैं डायनेमिक्स का इशारा है। काइनेमेटिक्स मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सब आपका काइनेमेटिक्स हो गया। इसका मतलब पीछे के चैप्टर का यूज पार्ट 2 में ही मैक्सिमम होगा। पार्ट 2 जब हम पढ़ेंगे तो पीछे के चैप्टर का यूज इसी में होना है, और पार्ट 1 जब हम पढ़ेंगे तो पार्ट 1 का नेचर क्या है कि पीछे के चैप्टर का यूज नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल मैथमेटिकल टॉपिक है, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज सबसे ज्यादा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी के स्टडी में आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले हमने रिजिड बॉडी को अंडरलाइन किया है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? देखिए रिजिड बॉडी का जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको आप पहले समझिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इनसाइड और ऑन द रिजिड बॉडी, यहां पर रिजिड टर्म आप सर्कल कर लीजिए क्योंकि रिजिड बॉडी को आप डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर आप चाहें तो अभी नाम भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर कर लीजिए ऑन द एनी बॉडी। मतलब कोई भी बॉडी अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इनसाइड और ऑन द एनी बॉडी does not change when external force is applied on it। इस बात को पहले अच्छे समझिए। हमने लिखा है इनसाइड और ऑन द एनी बॉडी। कोई भी बॉडी आप कंसीडर करते हैं उसके अंदर में पार्टिकल को ले लीजिए या फिर पार्टिकल आउटसाइड में ले लीजिए, उसके सरफेस पर ले लीजिए। एज फॉर एग्जांपल अब जैसे देखिए ये भी बॉडी है, इस बॉडी का दो पार्टिकल आप यहां और यहां कंसीडर कीजिए, चाहे फिर इसके अंदर जाकर कंसीडर कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इनसाइड और ऑन द एनी बॉडी डज नॉट चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब एक्सटर्नल फोर्स इस पर आप लगाते हैं तो इसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। अब इसे देखिए हाथ में ये बॉडी हम रखे हुए हैं और इस पर एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से हमने लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया तो ये नीचे ऊपर भले ही हो रहा होगा, लेकिन आपको लगता है कि इसका कोई दो पार्टिकल अपनी जगह से हट गया है, ऐसा नहीं हुआ। दो पार्टिकल जहां पर था वहीं पर है, इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लो ये वॉल आपको दिख रहा है, चाहे आप यहां पर देखिए ये वॉल है, ये दिख रहा है आप लोग को वॉल। अगर यहां पर ही इसको आप इस तरीके से मारे तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं बदला है, इसका मतलब ये वॉल हमारा क्या है? रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर ये हम हाथ के बजाय हैमर से ऐसा काम करें, हैमर से ऐसा काम करें ताकि ये वॉल ही यहां से टूट जाए, तो निश्चित रूप से इसके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बदल गया।
तो हैमरिंग फोर्स के लिए ये वाल रिजिड बॉडी नहीं है, जबकि हम लोग के द्वारा लगाए गए फोर्स के लिए ये वाल क्या है, रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी एक आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी बॉडी एक गिवन फोर्स के लिए रिजिड बॉडी हो सकता है, बट दूसरे गिवन फोर्स के लिए रिजिड बॉडी नहीं भी हो सकता है। अब आगे देखिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, सारे लोग अच्छे समझ चुके होंगे, फिर से रिपीट कर लीजिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन two particles inside or on the any body does not change when external force is applied on it. Moment of inertia of a particle. पार्ट 1 हमें स्टडी करना था। पार्ट 1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी क्या है वो हमने समझा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसको हम समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल है जो लीनियर मोशन में मास का होता है। हमने क्या कहा? लीनियर मोशन में जो मास का रोल होता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो तरीका है वो आप नीचे देखिए। हमने ब्रैकेट में लिखा है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने क्यों लिखा है? जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है वह एक्सिस फिक्स होना चाहिए। हमारा जो सिलेबस अलाउ करता है, हमारा जो सिलेबस अलाउ करता है उसमें क्या कंसीडर करना है कि जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है वो एक्सिस फिक्स होना चाहिए। अब यहां पर ये एक्सिस हो गया, ये इशारा क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और इसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसके मास को हमने स्मॉल लेटर m से दिखलाया है। अब यहाँ पर दो तरह का डिस्टेंस हमने दिखलाया है, एक स्मॉल लेटर r है और ये r डैश है। ये r और r डैश में डिफरेंस क्या है? ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक पार्टिकल का गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंगल होगा। एक पार्टिकल का गिवन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंगल होगा, लेकिन ये डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज I equal to m into r square, where m is mass of particle and r is perpendicular distance. I equal to mr square में क्या है? m mass of the particle है और r क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्ट होना चाहिए। एक पार्टिकल का मास क्या है और दूसरा हमें जानकारी होना चाहिए कि एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल का मास है लेकिन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने के लिए केवल मास का होना जरूरी नहीं है, मास के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना भी जरूरी है। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम करते हैं। तो अभी जो हमने स्टडी किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mr स्क्वायर, उसको एज ए डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of the particle is mass multiplied with a square of perpendicular distance from axis of rotation. A square of perpendicular distance from axis of rotation. Axis of rotation से आपने perpendicular distance आप लिया था ना, इसलिए हम लोग square of perpendicular distance from axis of rotation इन बातों को केयर करेंगे कि जब भी perpendicular distance लेंगे कहां से लेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और मास किसका लेंगे? जिस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल के बाद नेक्स्ट स्टडी हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कैसे करें? जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं इट मींस मोर देन वन पार्टिकल।
As for example, let us consider particles of mass m1, m2 and m3 at perpendicular distance r1, r2 and r3। हमने ये 3 पार्टिकल जो कंसीडर किया है, इन तीनों पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है, ये 90 डिग्री एंगल जो हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से, तो अब सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग सोचिए। m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, सारे का एडिशन कर देंगे तो i इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस 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 एंड सो ऑन। अगर n पार्टिकल रहेगा तो कितने बार एडिशन होगा? n टाइम्स एडिशन होगा। इसी को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, i इक्वल टू m i r i स्क्वायर, m i r i स्क्वायर, i का वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से और कहां तक? n तक। जब i का वैल्यू 1 लिखेंगे ये क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर। जब i का वैल्यू 2 देंगे तो m2 r2 स्क्वायर। i का वैल्यू यहां 3 देंगे तो m3 r3 स्क्वायर। उसी तरीके से जब i का वैल्यू n देंगे तो mn rn स्क्वायर। अब इसका बेस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स प्लेस्ड ऑन 3 corners of an equilateral triangle of side length 3 meter about axis AD। AD एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। ये AD एक्सिस है क्या? ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। निश्चित रूप से AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। डायग्राम से क्लियर है? AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है तो A पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे, B पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे, फिर C पार्टिकल का कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल A प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल B प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पार्टिकल C। और ABC तीनों के लिए सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट इज AD। अब जरा देखिए तो A का AD से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? हमने क्या पूछा आप लोग से? A का AD से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। अरे A ऑलरेडी क्या है? इसी AD पर है ना, 1 kg क्या है? AD के लाइन पर है, तो उसी लाइन से आप डिस्टेंस ले रहे हो, उसी लाइन पर पार्टिकल है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो 1 kg डिस्टेंस के जगह पर 0 का स्क्वायर। B के लिए आप क्या लिखें? B का यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो निश्चित रूप से ये 3 मीटर है तो इसका हाफ 1.5 मीटर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 kg इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर प्लस फिर इसका देखेंगे 3 kg इंटू 1.5 मीटर का स्क्वायर। टोटल वैल्यू मैनिपुलेट करके आप लोग देखिए तो क्या आता है। चलिए आप लोग के द्वारा कैलकुलेशन क्या सजेस्ट हुआ है देख लीजिए। ये आंसर 11.25 kg मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने देखा कि मोर देन वन पार्टिकल का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है तो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका कैलकुलेट करने के बाद उसका एडिशन हम लोग कर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, अभी हम लोग पार्टिकल का पढ़े थे, उसके बाद मोर देन वन पार्टिकल का पढ़े थे। रिजिड बॉडी का सेंस यहां पर कंटिन्यूअस बॉडी से, कंटिन्यूअस बॉडी से। अब पहले ये समझिए, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है और कंटिन्यूअस बॉडी होता है। जब कंटिन्यूअस बॉडी की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल कंटिन्यूअस रहता है, बीच में कहीं कोई गैप नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये दो अलग अलग पार्टिकल है, ये दो अलग अलग क्या है? पार्टिकल है।
ये दोनों अलग अलग जब है तो इसको कंटिन्यूअस बॉडी नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। क्योंकि ये बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन है, प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे से कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बॉडी बोलते हैं। तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक पढ़े थे, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन था, वह डेफिनेशन किसके लिए था, वह डेफिनेशन पार्टिकल के लिए था। अब कैलकुलेशन किसका करना है, कंटिन्यूअस बॉडी का। अब कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ एनी शेप हमने ले लिया, ये किस तरह का शेप है मुझे भी पता नहीं है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अब इस शेप का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा अप्रोच होना चाहिए कि इस कंटिन्यूअस बॉडी में से एक छोटा सा पार्टिकल ले लेंगे, क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे। अब इस पार्टिकल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से अगर x है तो x हमने कंसीडर, ये पूरे रिजिड बॉडी का मास अगर m ले लिया, पूरे रिजिड बॉडी का मास हमने m कंसीडर कर लिया, तो ये इसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया, तो इसका मास क्या होगा, dm को हम लोग बोलेंगे एलिमेंटल मास, क्या बोलेंगे, एलिमेंटल मास। अब जब एक छोटा सा पार्टिकल आपने कंसीडर कर लिया, तो जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फार्मूला इसके लिए भी हम यूज करेंगे। अब पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, तो एक छोटा सा पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा। कैलकुलस में हम लोग यही करते हैं ना, बहुत छोटा वैल्यू को क्या लिखते हैं, di, जैसे dm, इतने बड़े मास में से एक छोटा सा मास लिया तो d, तो इतने बड़े रिजिड बॉडी में से एक छोटा सा पार्टिकल हमने निकाला, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di। di आप लोग समझ रहे हैं ना कि di क्यों लिखे हैं, di इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। अभी देखिए इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया है, बट इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाएंगे, कब लगाएंगे, इसको समझ लेते हैं तब फिर से लिखते हैं। di जब तक लिख रहे हैं तब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों, di का मतलब है इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। लेकिन आप सोचिए इस रिजिड बॉडी में एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, अ लॉट ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब इसका डिस्टेंस x है, लेकिन इसमें जितने पार्टिकल कंसीडर करेंगे सबका डिस्टेंस x नहीं होगा। इसका मतलब x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, अलग अलग पार्टिकल के लिए x का वैल्यू अलग अलग होगा। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन तभी करेंगे जब ये dm को कंप्लीट या तो r के टर्म में लें या तो r को m के टर्म में लेना। ये दो वेरिएबल है ना, m एक वेरिएबल है, r दूसरा वेरिएबल है। हमें इंटीग्रेशन करने के लिए सिंगल वेरिएबल चाहिए, जैसे आप x टू द पावर n dx लिखते हैं। आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े थे तो x का पावर n dx ऐसा पढ़े थे, तो इसका फार्मूला क्या लिखते थे, x n प्लस 1 y n प्लस 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसा जो भी यूज करते थे, मैंने रिमाइंड आपको करवाया है। तो यहाँ पर dx x का ही है वेरिएबल का स्मॉलर पोर्शन, और यह x, तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है। इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हमने पढ़ा है सिंगल वेरिएबल का, जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो क्या है, दो वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में बदलकर इंटीग्रेट करें। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा, जब डेफिनिट शेप गिवन होगा, रिजिड बॉडी का, कंटिन्यूअस बॉडी का डेफिनिट शेप अगर गिवन होगा, तो उस शेप के आधार पर ही हम इसके लिमिट को सेटअप करेंगे और दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा प्लानिंग है, लेकिन हमारे प्लानिंग बोल देने से सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें सेट नहीं हो पाया होगा। इस पर जैसे जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे
अलग अलग शेप के बॉडी का, वैसे वैसे इस फार्मूला का यूज आपको क्लियर होता चलेगा। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद इस एग्जाम्पल को पढ़िए। इस एग्जाम्पल में लिखा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल लेटर L and mass capital letter M about an axis perpendicular to its length and passing through its end। ये रॉड हमने कंसीडर किया, इस रॉड से परपेंडिकुलर ये एक्सिस है और वन एंड से पासिंग है। एक्सिस यहां से भी पास हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से कहीं से भी हो सकता है, बट इस एग्जांपल में कहां से दिया है? एंड से पासिंग दिया है। एक एंड से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसका टोटल लेंथ प्रॉब्लम में L गिवन है, तो टोटल लेंथ अगर L हम कंसीडर कर लेते हैं तो मास कितना दिया हुआ है देखिए, तो मास कैपिटल लेटर M है, इस रॉड का टोटल मास M है और इसी लेंथ से परपेंडिकुलर एक्सिस कहा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रॉड कंटिन्यूअस बॉडी है, एक पार्टिकल नहीं है। हमने अभी आपको डिसीजन क्या समझाया था कि कंटिन्यूअस बॉडी में से एक छोटा सा पार्टिकल कट कर देंगे। ये छोटा सा पार्टिकल हम लोग ने कट कर दिया है। इस छोटा सा पार्टिकल का मास dm लेंगे। इस dm को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंटल मास। क्या बोलेंगे? एलिमेंटल मास। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आप x कंसीडर करें। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पर लेंगे तो सबका डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग जगह पर डिस्टेंस है, जैसे यहां पर आप कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल लेटर L। यहां पर कंसीडर करेंगे तब x का वैल्यू 0। तो यहां पर जो x ले रहे हैं उस x का इनिशियल वैल्यू या मिनिमम वैल्यू 0 होगा। 0 कब होगा? जब ये एलिमेंट को आप ऑरिजिन पर कंसीडर करें। और L के बराबर कब होगा? जब इस एलिमेंट को आप एंड पर कंसीडर करें, राइट? अब यहां से देखो x1 = 0, x2 = L। अब ये dm वेरी स्मॉल मास dm को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे? इसमें आप dm का जो मैनिपुलेशन है आप सिंपली लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, जहां पर dx क्या हो गया? थिकनेस ऑफ एलिमेंट, थिकनेस ऑफ एलिमेंट। सारे लोग को समझ में आ गया कि dm = m/l × dx हमने कैसे लिखा है? आप ऐसे सोचिए, ये लेंथ का डायमेंशन है, ये भी लेंथ का डायमेंशन है। ये डायमेंशन कैंसिल हो गया तो ये मास का डायमेंशन है। इसको आप रफ वर्क में इस तरीके से समझ सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस तरह के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उनके लिए ये रफ वर्क से समझाया जा रहा है। dm = m/l × dx जो लिया गया है, इसको यूनिटरी रूल से सोचिए कि L लेंथ के लिए मास का वैल्यू m है, तो 1 के लिए कितना होगा? m/l होगा। तो dx के लिए कितना हो जाएगा? m/l × dx। तो dx का मास m/l × dx, लेकिन जो dx का मास है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है? dm, दैट इज dm = m/l dx। इन्हीं बातों को कुछ लोग ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, dm/m = dx/L। पूरे लेंथ से आपने dx काटा है, तो एलिमेंटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, एलिमेंटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो dm/m = dx/L। तो यहां से भी dm कैलकुलेट करेंगे तो m/l ×
dx होगा। तो देखिए dm मैनिपुलेट करने का एक तरीका ये हो गया, dm मैनिपुलेट करने का दूसरा तरीका ये हो गया। एक टर्म जिससे आप लोग वाकिफ होंगे, लीनियर मास डेंसिटी, याद है कितने बार डिस्कशन हम कर चुके होंगे? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को लैम्बडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी डिस्कस करते हैं, dm इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx, एलिमेंटल मास इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इंटू एलिमेंटल लेंथ। लीनियर एलिमेंटल मास इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इंटू एलिमेंटल लेंथ, और बाद में लैम्बडा का वैल्यू पुट करेंगे फिर यही आ जाएगा। ये दो तीन तरीका फेमस है लिखने का, बट हम सजेस्ट करेंगे जब स्टूडेंट को सोचने में बहुत तकलीफ होता है तो आप यूनिटरी रूल से सोचें। ये यूनिटरी रूल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर फास्ट लिखना है तो फास्ट सोचने का तरीका ये है कि लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मतलब लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी को जितने लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उतना मास मिलेगा। बहुत छोटा सा लेंथ से मल्टीप्लाई किए बहुत छोटा सा मास मिला। डीएम के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन नहीं किया था, बल्कि कैलकुलेशन का बैकग्राउंड था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा था? ये दो वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। dm का वैल्यू m बाई l इंटू dx अगर रखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये i का वैल्यू हो जाएगा m बाई l एक्स स्क्वायर dx। अब यहां से x का इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू क्या है? l है। तो m बाई l x 2 प्लस 1 y 2 प्लस 1 0 टू I इक्वल टू m बाई 3l x का पावर 3 0 टू l। अब यहां से वैल्यू क्या हो गया? m बाई 3l l क्यू माइनस 0 क्यू। I इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। ये हमारा आंसर। इस एग्जाम्पल के लिए ये आंसर हो गया। जो स्टूडेंट को 11th का एग्जाम देना है वैसे स्टूडेंट के लिए ये प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पर्पस से ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया है, ये फार्मूला का यूज हम डायरेक्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला की तरह। इसलिए I इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 का डेरिवेशन मतलब एक स्टैंडर्ड फार्मूला का डेरिवेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नीट और आईटी का तैयारी करते हैं वो ये डेरिवेशन भूल जाए, बिल्कुल नहीं। ये डेरिवेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। ये बात अलग है कि आईटी का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो या नीट का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, उनसे ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है। लेकिन जिनके पास ये डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल को लूज कर देंगे और न्यूमेरिकल वैसा उनसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए डेरिवेशन लग रहा है। 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन मैंने क्या कहा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड हैविंग लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स। पिछले प्रॉब्लम से, पिछले एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझना है कि प्रीवियस एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंसेस क्या है। वहां पर जब लैम्डा लिखते थे तो मास पर यूनिट लेंथ था प्रीवियस में, तो मास और एल का रेशियो कांस्टेंट था। मास पर यूनिट लेंथ क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा नॉट इनटू एक्स है। मतलब जैसे जैसे एक्स बदलेंगे मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां अगर 1 सेंटीमीटर लें तो लीनियर मास डेंसिटी कम होगा। एक्स बढ़ने से लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रहा है। अगर ये आगे आप बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ने से लीनियर मास डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप सोचें तो प्रत्येक पॉइंट पर लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है। प्रीवियस एग्जांपल में लीनियर मास डेंसिटी प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट था। तो सिर्फ लीनियर मास डेंसिटी का कांस्टेंट और वेरिएबल होने का यहाँ पर डिफरेंसेज है, बाकी सारा प्रॉब्लम वही है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लेंथ से परपेंडिकुलर है, एक एंड से पास करता है। अब देखिए सारा बात जो प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किए थे सब कुछ वही है। डीएम हमने कंसीडर कर लिया है, एक्स डिस्टेंस पर कंसीडर कर लिया है। ये डीएम मास जो है इसका थिकनेस डीएक्स होगा, थिकनेस वेरी स्मॉल थिकनेस डीएक्स होगा, टोटल लेंथ एल है। अब देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। डीएम का वैल्यू लैम्डा इनटू डीएक्स। हमें लगता है सारे स्टूडेंट को ये बात याद हो चुका होगा। लैम्डा कैसे हमने बताया था, लैम्डा के हेल्प से डीएम लिखने के लिए डीएम इक्वल टू एम बाई एल इंटू डीएक्स। इसी एम बाई एल को क्या लिखते हैं, लैम्डा, तो लैम्डा इंटू डीएक्स। तो लैम्डा इंटू डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम में लैम्डा का वैल्यू क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स। तो हमने क्या किया, लैम्डा के जगह पर लैम्डा नॉट इंटू एक्स रख दिया, डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3 डीएक्स। यहां से आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन I इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन सबको याद होगा। एक्स के पावर n का फार्मूला एक्स का पावर n dx, एक्स n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही पढ़े थे आप लोग ना। तो लैम्डा नॉट n की जगह पर क्या है 3, तो 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 0 से l, तो लैम्डा नॉट बाई 4 x का पावर 4 0 टू l। लैम्डा नॉट बाई 4 l का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4। I इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई 4 l का पावर 4। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। प्रीवियस एग्जांपल का जो आंसर आया था वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था, लेकिन ये एग्जांपल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोनों का पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा नहीं है। इसका मतलब प्रीवियस को याद आप रखेंगे, उस रिजल्ट को डायरेक्टली आप कहीं यूज कर सकते हैं, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अलग अलग बुक में इस न्यूमेरिकल को जो डिस्कस किया गया है अलग अलग तरीके से, हमने लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स लिया है, नोट पॉइंट। हो सकता है कोई दूसरे बुक में देखेंगे इसी प्रॉब्लम को लिखा होगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट रूट एक्स। हो सकता है किसी में लिखेगा लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां ए और बी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट रूट एक्स, लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब देखिए ये इक्वेशन बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, ये इक्वेशन बदलने से आपका यहां का जो वैल्यू आएगा वो बदलते जाएगा, इंटीग्रेशन आपका बदलेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहें तो घर पर जाकर इस तरह के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करके देखें कि लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स नहीं होगा, लैम्डा नॉट रूट एक्स रहेगा, तब क्या आएगा आंसर। लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स रहेगा, तब क्या होगा आंसर। ये आप लोग के लिए होमवर्क है,
खुद से रगड़ कीजिए। नेक्स्ट टर्म रेडियस ऑफ गायरेशन। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन जो लिखा है गायरेशन, जायरेशन, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है जायरेशन, होना क्या चाहिए रेडियस ऑफ जायरेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन बोलते हैं गायरेशन, मोस्टली यही बोला जाता है। तो आप जो भी पढ़ें फिजिक्स में उससे कोई लेना देना नहीं है, आप रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ें या रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़ें, बट मैंने क्या कहा सही बातें होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, और मोस्ट ऑफ द पब्लिक क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए तो हम लोग भी मोस्ट ऑफ द पब्लिक के साथ हो जाते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी, ध्यान से समझिए, ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी सपोज्ड एज अ पार्टिकल। जब किसी कंटिन्यूअस बॉडी को एक पार्टिकल की तरह सपोज कर लेते हैं, आप जैसे देखिए ये कंटिन्यूअस बॉडी है, एक रॉड है एल लेंथ का, लेकिन इसको एक पार्टिकल आप कंसीडर कर लें तो उसी सेंस में फिर से आप देखिए, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी सपोज्ड एज अ पार्टिकल। ये रॉड है, इस रॉड को हमने क्या कंसीडर कर लिया पार्टिकल। तो रॉड को जब हमने पार्टिकल कंसीडर कर लिया तो एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से आप लैंग्वेज देख लीजिए पूरा, एक कंडीशन और होगा नीचे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी सपोज्ड एज अ पार्टिकल विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू में बिना चेंज हुए जब पार्टिकल मानते हैं कंटिन्यूअस बॉडी को तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से समझ लीजिए, ये एक रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या भी कैलकुलेट किया था पीछे ml²/3। अब इसी रॉड को हमने क्या किया पार्टिकल मान लिया, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k, अब ये k डिस्टेंस है कितना उसी को कैलकुलेट कर लेंगे वही रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब किसी पार्टिकल का पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं I = m² ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m × k², तो m × k² = ml²/3। अब यहां से देखिए, जब कंटिन्यूअस बॉडी आपने कंसीडर किया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 था, और जब आपने एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया तो I = mk²। डेफिनेशन में कहा गया है विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रिजिड बॉडी को कंटिन्यूअस बॉडी को अगर एक पार्टिकल मान रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं होगा तो जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये भी होगा। अब दोनों वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया तो k = L/√3। ऑल्सो यहां से देखिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन mk² = I जब लिखते हैं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं k² = I/m, तो k = √I/m। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आप यूज कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट मास। चलिए तो अभी हमने जो कहा था लैंग्वेज में इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द स्क्वायर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट मास, दैट इज k = स्क्वायर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट मास। जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो पहला ड्यूटी आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू पता होना चाहिए डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू पता होना चाहिए।
मास गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो I अपॉन m का रेशियो लेने के बाद स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन रेडियस ऑफ गाइडेशन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखेंगे। आगे के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करेंगे।